हेलो फ्रेंड्स। तो हमने पिछली क्लास में देखे थे कि जो हमारा प्रेमेयिका था वो हो चुका था, लेकिन एल्गोरिथम बाकी था। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसी को हम देख रहे थे तभी लाइट कट हुआ। चलिए तो उसके आगे देखते हैं कि क्या है कि हम लोग प्रथम चरण को देख रहे थे। एल्गोरिथम क्या है कि एक चरण है, करने की तरीका है, किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप करते हैं, उसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है कि पहला चरण क्या कहता है कि पूर्णांक ए और बी, पूर्णांक मतलब आप समझ सकते हैं कि जो दिखाई देता है, जो अंक आप देखते हैं वो सभी पूर्णांक है। तो ए और बी के लिए यूक्लिड की विभाजन प्रेमेयिका का प्रयोग करके, प्रेमेयिका आप लोग कल देख चुके हैं, क्या था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये बहुत महत्वपूर्ण है, देखने में छोटा है लेकिन काम बहुत बड़ा है। तो विभाजन प्रेमेयिका का प्रयोग करके प्रांत क्यू तथा आर इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि ए बराबर बी क्यू, बी इंटू क्यू प्लस आर, जहां पे कल भी बताए थे कि आर जो होगा जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होगा और बी से क्या होगा, छोटा। बी से क्या होगा, छोटा होगा। क्यों? क्योंकि एक शेष है और शेषफल हमेशा क्या हो जाता है, भाजक से छोटा ही रहता है। चलिए अब बात आता है कि अगर आर जीरो हो जाए, अगर आर क्या हो, जीरो हो, तो ए बी का मसा क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मसा बी। लेकिन यहां प्रश्न यह है कि अगर आर शून्य ना हो, कई केस में शून्य नहीं भी होता है, हम मसा बनाते हैं या भाग करते हैं तो हमारा शेष कभी कभी शून्य भी नहीं बचता है, कोई संख्या आ जाता है। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि इसके लिए हम चरण, यानी कि अब हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए कि यदि आर बराबर जीरो ना हो तो अब किसके लिए चलेंगे, अगर जीरो नहीं हो तो यहां पर देखिए ए बी था, ए बी, अब आगे बढ़ रहे हैं, आर के बदले कुछ आ चुका है तो हम अब बी और आर को लेंगे। किसको लेंगे, बी और आर को। इसको ध्यान में रखिएगा, आगे उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो यहां बी और आर के लिए यूक्लिड विभाजन प्रेमेयिका का प्रयोग कर पूर्णांक Q1 तथा R1 इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि B और R के लिए यूक्लिड विभाजन प्रेमेयिका का प्रयोग करके ही Q1 तथा R1 इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि हमारा क्या हो जाए, B बराबर R इंटू Q1 प्लस R2, यहां R2 R1 हो जाए। चलिए यदि जीरो हो तब ये हमारा बी मसा हो गया, यहां पे अगर जीरो नहीं हो तो हम फिर पुनः क्या करेंगे, इसको बी और आर को इस प्रकार क्या करेंगे, Q1 और R1, यानी कि जो हमारे Q की जगह पे आर की जगह पे डिफरेंट अंक मिले। कभी कभी कई केस में सेम भी मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे Q1 और QR को इसी प्रकार से ज्ञात करना है। अगर यहाँ पे R1 हमारा शून्य हो जाता है, चौथा चरण चलेंगे, चरण नंबर 4। तो आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि यदि अगर R1 शून्य हो जाता है तो हमारे यहाँ का R क्या हो जाएगा, मसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मसा। तो चलिए इसको एक उदाहरण को लेकर समझते हैं ताकि और अच्छे ढंग से समझ। एक रैंडमली हम लेते हैं कोई क्वेश्चन छोटा सा, जैसे हमारा एक 860 ले लेते हैं तथा 320। ये शायद ना किताब में मिलेगा ना कहीं मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही लिए हैं। चलिए इसको हम अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, जो अभी एल्गोरिथम दिखाए थे आपको, इसी को प्रयोग करके इसको सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन हम एक चीज और जानते हैं, वो क्या पता है हमको, कि हम भाग विधि से इसे बड़े अच्छे से बना सकते हैं। आइए सबसे पहले भाग विधि को देखते हैं। तो 860 320, अब 860 को बीच में क्यों लिए, क्योंकि ये बड़ा है, कह सकते हैं 320 से क्या ये बड़ा है, इसलिए बीच में है। तो यहाँ पे दो बार में क्या करें, 640, कितना बचा, 0 2 2, 320, एक बार में 220, फिर कितना बचा, 100, 220, दो बार में 200, फिर बचा 20, 100 गया, 5 बार में 100, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, मौसा बराबर कितना आया, 20। अब यही चीज हम अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बनाने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, यहाँ पे लिख लेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, या एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर क्या आएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर और बी से क्या होगा, छोटा। इसको लिखना कभी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे हमारा जो बड़ा है वो पहले हो जाएगा।
और उसके बाद बी क्या है 320 गुणे, अब ये दो चीज है तो इसमें हम डायरेक्ट इसमें भाग कर देंगे, अंत तक भाग करेंगे, इतना भाग करेंगे कि लास्ट का शेष बचे, है ना। कितना भी अंक बड़ा हो यहाँ पे तो हम लास्ट का ही शेष बचाएंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे सपोज के लिए कि यहाँ अगर 3 देते हैं तो 6 9 7 8 5 देते हैं तो हम इसके अंतिम अक्षर तक कटाएंगे, अंतिम अंक तक कटाएंगे कि लास्ट का ही शेष बचे, यानी कि शेष कितना बच सकता है 1 2 या तो आएगा 0। यही 3 पॉसिबल है, यही इस पे बचना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं बचना चाहिए। लेकिन हम भाग किस तरह से करते हैं 2 बार में 6 9 3 के, हम ऐसे नहीं कटाएंगे, पूरा जितना यहाँ संख्या लास्ट तक आएगा उतना डायरेक्ट हम यहाँ कटाएंगे। तो यहाँ पर हम करने हमने कटाया दो बार में तो प्लस कितना है 640 हो गया, तो 640 से कितना बचे यहाँ पे 220। अब देख रहे हैं कि जो हमारा आर का वैल्यू है वो नहीं आ पाया, 0 नहीं आया, तो फिर हम क्या करेंगे बी, ये भी है ना, बी और आर में फिर से क्या करेंगे तो पुनः 320 अब आगे आएगा और 220 पीछे हो जाएगा। तो फिर इसमें हम क्या करेंगे भाग करेंगे, तो कितना बार में कटेगा एक बार में, शेष कितना बचा, ये सब शेष पे खेल है, इस पे ध्यान करिएगा। तो यहाँ कितना बचेगा 100, 2 बार में कट गया 220, तो टोटली बचेगा 100। फिर आर बराबर भी सुनना है, फिर पुनः 220 बराबर 100 गुणे 2 प्लस 200 हो गया, शेष कितना बचा 2। फिर पुनः करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अब 100 और 20 में लेंगे तो 100 यहाँ पर आया बराबर 20 गुणे 5, 20 में भाग करेंगे 100 से, 20 से 100 में भाग करेंगे क्या बार में कटेगा 5 प्लस क्या बचा शेष 0। अब देखिए इस शेष हमारा कितना आ गया 0। वहां पर भी क्या था कि अगर 0 आएगा तभी हमारा यहाँ का मान मसा होगा, वरना वैसा ही चलता रहेगा। एल्गोरिथम करता है, तो एल्गोरिथम के हिसाब से हमने चला तो देखा कि यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया। तो अब हम कह सकते हैं कि HCF कितना के तो 860 एवं 320 कितना आ गया 20, फाइनली मसा कितना आया है 20। अब थोड़ा सा HCF के बारे में आपको बता दें कि क्या होता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो सबसे बड़ी संख्या होती है, मसा वो सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को विभाज्य कर देता है। अब उससे बड़ा कोई संख्या उसमें नहीं है कि जो उन दोनों को विभाजित कर सके, वही मसा होता है। सपोज के लिए कि 860 है 320 है, इसके लिए केवल यही 20 है ऐसा बड़ा संख्या, छोटा हो सकता है जैसे 2 20 को विभाजित करेगा, 5 भी विभाजित करेगा, तो क्यों, क्योंकि देख रहे हैं कि 0 है तो 0 के लिए क्या करता है 5 भी, और यहाँ पे 2 भी विभाजित करता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 20 जो है हमारा यही एक ऐसा बड़ा संख्या है कि इन दोनों को विभाजित कर पाएगा। अब इससे बड़ा ऐसा कोई संख्या नहीं है कि इन दोनों को विभाजित कर सके, वही होता है क्या मसा। तो चलिए अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि अंकगणित की कुछ आधारभूत संरचनाएं हैं जो गुणनखंड के लेकर है, और एक बात कि ये इतना बन चुका है और एक क्वेश्चन उदाहरण के तौर पर और एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिससे आपको प्रश्नावली 1 खत्म। और जिनको लगता है कि हमसे नहीं बन रहा है प्रश्नावली 1 में कोई भी क्वेश्चन, तो उसके लिए आप बिल्कुल नहीं घबराइए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है उससे जुड़िए और आपको वहां पे PDF के रूप में प्रश्नावली 1 का सभी सॉल्यूशन बाय सॉल्यूशन क्वेश्चन का मिल जाएगा। और वहां नहीं मिलेगा तो आप इसी चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में चले जाइए, जहां पे YouTube पे भी आप फोटो वगैरह सब पोस्ट किए जाते हैं, तो वहां पे भी आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा PDF के रूप में या पेज के रूप में, GPG जिसे कहते हैं। आप वहां से भी नोट डाउन कर सकते हैं या टेलीग्राम से आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, मन लगा के। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास।